किन आंकड़ों पे आपको नजर रखनी चाहिए, किन के चार्ट्स आप अच्छे लग रहे हैं, किन स्टॉक्स में आप खरीदारी कर सकते हैं, इस सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर विवेक कारवा, ही इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट विद द इन्वेस्टमेंट, एंड मिस्टर मनीष शर्मा, ही इज फाउंडर प्रॉफिट एज एकेडमी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन गोज टू मनीष जी। मनीष, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। सो व्हाट आर द चार्ट सेइंग नाउ? क्योंकि निफ्टी 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हमने फ्राइडे को देखी और आज 25,100 के आसपास, 25,100 के आसपास ही मार्केट सुबह से ही घूम रहा है। सो व्हाट आर योर प्रोबेबिलिटीज लाइक? ऊपर के स्तर खुले हुए हैं या फिर आप कंसोलिडेशन ही देख रहे हैं? और जी, आज का मार्केट अगर आप देखें, मुझे कंसोलिडेशन ज्यादा लग रहा है यहाँ से। और आज जो गैप अप ओपनिंग हुआ है, कहीं ना कहीं वो गैप फिल करने आ सकता है नीचे की तरफ। जो ऑलरेडी रैली होनी थी वो हो चुकी है। और आज अगर आप वीक सेक्टर देखें तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रहा है। रियलिटी सेक्टर के जो स्टॉक चले थे आरबीआई पॉलिसी के पहले, अब उनमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिल रहा है। तो मुझे यहाँ से कोई बड़ा फॉल नहीं लगता, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार वापस 25,000 का लेवल रीटेस्ट करने आ सकता है। ओके। और बैंक निफ्टी आज एक नए रिकॉर्ड स्तर पे। जी, बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स में काफी अच्छी रैली है। पीएसयू बैंक्स में तो काफी अच्छी है, और प्राइवेट बैंक्स में सिलेक्टिव बैंक्स है, जैसे बंधन बैंक है, आरबीएल बैंक है, कोटक बैंक है, फेडरल बैंक है। तो ये सब में काफी अच्छी रैली देखने मिल रही है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी का जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ से 58,000 58,500 आने वाले दिनों में जल्दी हमें देखने मिल सकता है। जी, वेरी गुड आफ्टरनून विवेक, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम टुडे विवेक। क्योंकि मैं पॉलिसी के बाद आपसे पहली बार मिल रही हूँ, और जो पॉलिसी का जंबो रेट कट था वो कैसा लगा आपको, और उसका इम्पैक्ट आप ओवरऑल मार्केट्स में इन नियर टर्म कैसा देखते हैं? गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, पॉलिसी मतलब जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज्यादा मिला। तो जी। बोनेंजा समझ लीजिए, आपने जैसे कहा जंबो रेट कट 0.5% वॉज वेरी वेरी गुड। उसका इफेक्ट तो हम लोग बाजार में देख ही रहे हैं। जो पिछले हफ्ते एंडिंग में हम लोग मूवमेंट देखे और आज वापस गैप अप के साथ देख रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो बीएफएसआई सेगमेंट में आपको स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, हम्म। उसका फायदा ऑफ कोर्स बीएफएसआई को सबसे ज्यादा होगा। इसके लिए आपको वहां पे इतनी बड़ी जंप देखने को मिल रही है। और मुझे लगता जी। है कि ठीक है, बैंक्स पे ज्यादा नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि रेट कट होने पे उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी रहेगा। लेकिन ओवरऑल करेक्ट। जो पॉलिसी का इफेक्ट है, देखिए दो तीन चीजें हैं। हम्म। इसके कारण एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा बाजार में। जी। जी। और पिछले हफ्ते मतलब कुछ ही दिनों पहले आरबीआई ने ये सीआरआर जो वगैरह ये भी किया है, उसके कारण एक और हम्म। लिक्विडिटी पुश बाजार को मिलने वाला, इन द सेंस इकोनॉमी में आपको दिखने वाला है। जी। सरकार को अभी रिसेंटली आरबीआई ने बहुत बड़ा एक जंबो डिविडेंड भी दिया है। जी। तो उसका भी आपको लिक्विडिटी बेनिफिट ओवरऑल इकोनॉमी में आपको दिखने वाला है। तो ये सब आप करेक्ट। अगर फैक्टर देखते हो। और हाँ, एक और चीज भूल गया था बोलना, जो 1 अप्रैल से नया रेट टैक्स रिजीम है, तो हम्म। मिनिमम जिनका इनकम 12 लाख से ऊपर है, उनके हाथ में भी मिनिमम करीबन 8 साढ़े 8 हजार रुपया हर महीना बचने वाला है। तो हम्म। इस महीने जब लोगों को सैलरी मिला होगा मई मंथ में और जून मंथ में, आपने देखा होगा कि जो टीडीएस काटती है कंपनीज, हम्म। जिनका 12 लाख से ऊपर है, वहां पे करीबन 8 एक हजार रुपया टीडीएस कम कटा होगा आपकी सैलरी से। नेट जो आपको नेट सैलरी मिल रही है उसमें ज्यादा मिला होगा। और हम्म। जिनका 12 लाख के नीचे है उनको तो टीडीएस कटा ही नहीं होगा। तो हम्म। तो ये जो लिक्विडिटी पुश है, ये भी इकोनॉमी में आपको आगे चल के, ये जो भी मैंने चार फैक्टर्स गिनाए हैं, इनका फायदा जी। आपको आगे चल के कुछ क्वार्टर्स में देखने को जरूर मिलने वाला है। तो इसके लिए बाजार बुलिश है ओवरऑल। जब एकदम डाउन में था, हम लोग शो कर रहे थे, यही बोल रहा था कि ये मौका है। आई थिंक आगे चल के भी मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ बाजार में बनी रहेगी। हाँ, बहुत शॉर्ट पीरियड में बहुत काफी ऊपर चला गया है, इसके लिए मैं जो मनीष अदर पैनलिस्ट है उससे उनसे ये अग्री करता हूँ कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे अगर होता तो अच्छी बात भी होगी। हम्म। तो एक कंसोलिडेशन है, लेकिन ऑन डिप्स ये बाई बाई वाला बाजार है। करेक्ट। मनीष, आपसे दो बजाज ट्विंस के बारे में बात करना चाहूंगी। बजाज फाइनेंस जो आज 3% ऊपर है, 964 के आसपास का स्तर है। बजाज फिनसर्व जो आज करीबन 2%, 1.5% ऊपर है, और 2021 का स्तर है। दोनों ही
ट्विंस ने काफ़ी अच्छी छलांग जो है पिछले 1 साल में लगाई है। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन भी देखा पिछले 2-3 सालों में, पर जो जंप लगाई है दैट इज़ रियली स्टैगरिंग। दोनों ही स्टॉक्स पे अब क्या करना चाहिए? जी, दोनों स्टॉक में मेरा व्यू अभी भी बुलिश है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और भी आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है। एंड बजाज फाइनेंस का तो जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये 10,000 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है। तो दोनों ही हम्म, स्टॉक पे अभी भी स्टिल बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। और मनीष, आपको अभी अगर एनबीएफसी स्पेस की बात करें, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बहुत सारी फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां लिस्टेड है, इनमें से बेस्ट प्लेस्ड कौन सी लगती है जो आपको लगता है अभी रन अप नहीं किया है और आगे बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा है? जी, मुझे इसमें दो स्टॉक पीएफसी और मुथूट फाइनेंस ये काफी अच्छा लग रहे हैं। इनका चार्ट काफी अच्छा है। और जियो फिन में भी काफी अच्छी बाइंग पिछले कुछ दिनों में हमें देखने मिल रही है। तो ये दो तीन स्टॉक्स है जिनको रडार पे रखना चाहिए। और मुझे लगता है ये जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, आने वाले दिनों में और 5 से 10% का उछाल ये स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। ओके। विवेक, अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो क्लियर आउट परफॉर्मेंस हमको मिड और स्मॉल कैप्स से देखने को मिल रही है। पिछले 4 हफ्ते से लगातार मिड और स्मॉल कैप्स जो है इंडाइसेस बोले या स्टॉक्स बोले, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। निफ्टी जहां 1% का गेन हमने पिछले हफ्ते में देखा था, पॉजिटिव क्लोजिंग 25,000 के अबाव, वहीं अगर हम मिड कैप स्पेस की बात करें तो वहां पे जो बॉयंसी है अभी भी मेंटेन्ड है और बरकरार है और आज भी क्लियर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है आपको कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू विवेक, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में आपको लगता है कि एक रिन्यूड इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट जो है वो बढ़ा हुआ है एक बार फिर? देखिए, आप अगर नोट करो, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स दोनों करीबन 1,000 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, ज्यादा दूर नहीं है। जी। और आप अगर इसमें वापस थोड़ा बहुत एनालिसिस करो तो दिखेगा कि मिड कैप इंडेक्स काफी बड़ा है कंपेयर टू स्मॉल कैप इंडेक्स, तो उसके लिए 1,000 पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए लग रहा है कि काफी जल्दी ही आपको ये क्रॉस होते हुए दिखेगा। और बाकी जो आप अगर अगर आप लार्ज कैप इंडेक्सेस की बात करते हो, सेंसेक्स जो 85-800 करीबन हाई था, वो आज 82-500 के बाजू में है, तो वो भी बहुत दूर नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि जो बाजार हमने किया था, गिरना चालू हुआ था, उसके आजू बाजू ऑलरेडी है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो मिड एंड स्मॉल कैप है, वहां हम्म। पे आपको रिजल्ट्स आप अगर नोट करो तो हम्म। इक्वल बॉयंसी है कंपेयर टू, नॉट कंपेयर टू, मतलब लगभग सेंसेक्स कंपनीज और निफ्टी कंपनीज के इक्वलेंट है। मतलब ज्यादातर हम्म। कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। और हम्म। मुझे लग रहा है कि आगे चल के ये स्पेस आपको आउट परफॉर्म होते हुए दिखने का पूरा पूरा चांसेस है। और जो वैल्यूएशन फ्रंट में था, पहले मिड एंड स्मॉल कैप में जो वैल्यूएशंस काफी अग्रेसिव हो गए थे, मुझे लगता है कि अभी फेयर वैल्यूएशन पे है, अग्रेसिव वैल्यूएशंस पे नहीं है, क्योंकि एक क्वार्टर का, ऑलमोस्ट 1-2 क्वार्टर का हमने रिजल्ट भी फैक्टर इन कर लिया है। तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ, काफी तेजी से रनअप आया है वापस। तो इसके लिए ये नहीं है कि कंटिन्यूसली आपको ऐसे ही रनअप दिखाए, लेकिन हाँ, एक हम्म। बार जो ऑल टाइम हाई था पहले, जहां से गिरना चालू हुआ था, वहां पे एक बार जाते हैं तो एक कंसोलिडेशन फेज वापस हम लोग देख सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन सिलेक्टिव मिड एंड स्मॉल कैप्स काफी स्टॉक्स आज भी आप अगर देखो तो जो ऑल टाइम हाई से करीबन 20% से लेके 30% नीचे रह गए। मैं इंडिविजुअल स्टॉक पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, ओवरऑल आप एनालाइज करो तो काफी स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो वहां पे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट बने रहेगा। हम्म। जी। मनीष, आप एक्सचेंजेस के स्टॉक्स को देखिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आईईएक्स, एमसीएक्स, बीएसई एंड एमसीएक्स आर ऑल टाइम हाई। आईईएक्स भी अब चलने की कोशिश कर रहा है, 200 के पार तो आ ही गया है। तीनों ही एक्सचेंजेस पे आपका व्यू क्या होगा इस समय? जी, बीएसई और ये एमसेक्स पे तो स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बीएसई जो लेवल्स था 6-7 हज़ार के आसपास, मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल में वो लेवल्स भी वापस आ सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, डेली वीकली मंथली तीनों पे ही क्लियर बाय है। और स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर के कारण मुझे लगता है यहाँ से वापस हमें 5,000-6,000 तक के लेवल्स बीएसई में लॉन्ग टर्म में देखने मिल सकते हैं। हम्म। मनीष, इस बाजार में जो बहुत चल चुका है और बहुत शार्प एक मूवमेंट हमको देखने को मिला है, कोई ऐसा सेक्टर या कोई ऐसा स्टॉक जो नहीं चला हो जिसमें लेकिन कैलिबर हो चलने का?
इनफैक्ट मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि एक ऐसा सेक्टर है जो अभी स्टार्ट हुआ है चलना, वो है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में अभी रैली जस्ट स्टार्ट हुई है बॉटम से, अगर आप देखें चार्ट्स काफी रिवर्स हो रहे हैं। एंड मुझे लगता है आने वाले दिनों में मेटल सेक्टर एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म कर सकता है। इसमें भी स्पेसिफिकली स्टॉक्स की अगर बात करें तो हिंदुस्तान जिंक है, जिंदाल स्टेनलेस है, वेदांता है, एनएमडीसी है, लॉयड्स मेटल है, हिंद कॉपर है, जिंदाल स्टील है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हम्म, हम्म। बिल्कुल, मेटल में हमने एक मोमेंटम तो देखा था, लेकिन वो मोमेंटम जो है वो फिजल आउट भी हो गया था। उसके बाद डॉलर इंडेक्स नीचे है, चाइना से ग्रोथ के जो आंकड़े हैं वो स्थिर है। उनकी इकोनॉमी का कुछ पता तो चलता नहीं कि वहाँ पे असली में असल में हो क्या रहा है। अम, क्योंकि हमने एक्सचेंजेस की बात की, और आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखिए ऑल टाइम हाई पे है, आप एमसीएक्स को देखिए वो ऑल टाइम हाई पे है, आप आईएक्स को देखिए वो भी 200 के पार चला गया है, वहाँ भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, दैट इज अगेन एट 52 वीक हाई। ये हाई क्यों है? इनके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अनलिस्टेड मार्केट में जो आईपीओज आने वाले हैं कैपिटल मार्केट से जुड़े हुए, लाइक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ या फिर एनएसडीएल का आईपीओ, उन अनलिस्टेड स्पेस में उन आईपीओज में उछाल देखने को मिला है, प्राइस में उछाल देखने को मिला है 50%, 60% इन लास्ट 1 मंथ। सो उसका एक इम्पैक्ट जो है आपको हमारे कैपिटल मार्केट्स जो लिस्टेड कंपनीज का होता है वहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो मेरा अगला सवाल विवेक से यही होगा, अनलिस्टेड वर्सेस लिस्टेड कैसा देखते हैं आप? तो देखिए, लिस्टेड भी एक ऐसा स्पेस है कि काफी रिटेल इन्वेस्टर्स इतना बुल मार्केट होने के बावजूद नुकसान करके निकल जाते हैं, और स्मॉल एंड मिड कैप्स में गलत बेट्स भी लगा लेते हैं। तो जहाँ पे इतनी इतनी समझ लो कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स इतने ज्यादा है, उसके बावजूद लोग गलतियां करते हैं। तो इसके लिए मैं तो पहली सलाह यही दूंगा, जो हम्म, नोविस इन्वेस्टर्स है या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो, आप अगर जो शो देख रहे हो, तो ये हम्म, मत करो कि अनलिस्टेड में जाके मुझे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि वहां पे जो अभी यहाँ पे डिस्क्लोजर्स वगैरह होता है लिस्टेड में, वो अनलिस्टेड में नहीं होता है, पहली चीज। और हम्म, अनलिस्टेड स्टॉक को आपका मतलब एनालाइज करके कंपनी अच्छी है नहीं अच्छी है निकाल, मतलब वो डिटेल निकालना भी बहुत बहुत मुश्किल काम है। अनलिस्टेड को तो छोड़ो, आप एसएमई जो सेगमेंट है बीएसई और एनएसई में, वहाँ की लिस्टेड कंपनीज ले लो। वहां को, उन कंपनीज को भी आप अगर पूरी तरह एनालाइज कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है। तो हम्म। डेफिनेटली अनलिस्टेड स्पेस एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस है, मैं भी बहुत एक्टिव हूँ उधर। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है, तो ये कॉशन रहेगा। हाँ, आपको अगर अब सही में, अब मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपने कहा कि आप भी अनलिस्टेड अनलिस्टेड स्पेस में हैं, अब हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, हाउ डज इट वर्क? नहीं, अनलिस्टेड स्पेस में देखिए काफी कंपनीज की लिस्ट आती रहती है मेरे पास जो अवेलेबल है हम्म, में। तो आपको जैसे उदाहरण के लिए आपने एनएससी का नाम लिया, इसके लिए मैं एनएससी का नाम ले रहा हूँ। आपको अगर चाहिए समझ लो 1000 शेयर, 5000, 10,000, जो भी क्वांटिटी अगर एनएससी में चाहिए, तो आपको रेट निकाल के मैं दे सकता हूँ, और आपको मतलब आप उसको खरीद सकते हो। तो ऐसे कई कई हम्म, कंपनीज है। अभी एक आईपीओ सेबी ने अप्रूव किया है एचडीबी फाइनेंस का, जो हम्म, जो एचडीएफसी बैंक का ही है। तो हम्म, वो शेयर्स भी अवेलेबल है, काफी कंपनीज है जो अवेलेबल है बाजार में। तो वो, हम्म। लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ कि ये सब सबको इसमें नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि करेक्ट। हाँ, आप कोई एडवाइजर का हेल्प ले रहे हो, हम्म, उनके थ्रू कर रहे हो तो बात अलग है। लेकिन आप हम्म, ब्लाइंडली जाके, क्योंकि एसएमई में कोई एक स्टॉक ऊपर जा रहा है इसलिए आप ले लेते हो, उसमें फंसते भी हो, वैसे ही अनलिस्टेड में भी है। हाँ, ये दिन दूर नहीं है जहाँ पे आपको रेगुलेशंस आते हुए दिखेंगे अनलिस्टेड स्पेस में भी, क्योंकि ये बहुत करेक्ट। बड़ा बड़ा सेगमेंट हो चुका है ऑलरेडी। और हम्म, काफी लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे सेबी का रेगुलेशंस अनलिस्टेड में भी आ जाएगा, और आपको अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में डील करने के लिए भी रजिस्टर करना पड़ेगा। ये मैं हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आएगा नहीं मालूम, लेकिन होगा, ये भी होगा। क्योंकि करेक्ट, एंड बिकॉज ऑफ द डे इन्वेस्टर्स इसमें भी नुकसान कर रहे हैं कई लोग, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, और कुछ स्कैम के शिकार भी हो रहे हैं जहाँ पे अनलिस्टेड शेयर बेचे जा रहे हैं और उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, इसका भी ध्यान रखिएगा। बिकॉज मैं भी साइबर सेल के पुलिस स्टेशन में गई थी बिकॉज ऑफ सम साइबर डिजिटल फ्रॉड। तो वहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स थे जिन्होंने अनलिस्टेड शेयर्स में पैसा लगाने के लिए
कुछ ब्रोकिंग हाउसेस के नाम पे पैसा दिया था, लेकिन वो ब्रोकिंग हाउसेस फेक निकले थे। सो प्लीज़ इसके लिए कॉशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत खबरों में है अनलिस्टेड शेयर्स की बातें चल रही है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस।